गुड मॉर्निंग क्लास। इससे लास्ट वाली क्लास में हम लोग वो चैप्टर ख़त्म कर दिया था। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा रहे थे ना, वो गलती से पढ़ा दिया। वो कोर्स में कट हो चुका है, मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन पढ़ा दिया तो अब पढ़ लिए तो कोई ख़राब बात तो है नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं कि वो कोर्स में कट हो गया है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से कट हो गया है, पूरा चैप्टर ही कट हो गया है, तो फालतू का 3-4 दिन टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं पढ़ने से पहले अब तक हम लोग क्या जानते थे? रियल नंबर के बारे में बस जानते थे। रियल नंबर क्या था? आर से करते थे, जिसमें सारे रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर सब मिला के सबसे बड़ी वाली जो सेट बनता था, सबसे बड़ा वाला सेट, उसे क्या कहते थे? रियल नंबर। लेकिन अब बात आई है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन देखें पहले। जैसे देखें, ये इक्वेशन देखें, x² -1 इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन बताएं, ध्यान से देखें, सॉल्यूशन सोचें। हम लिख रहे हैं x की वैल्यू, आप तुरंत कहेंगे x² इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ±1। यही होगा ना, x² की वैल्यू 1 है तो +1 का भी स्क्वायर 1 होता है, -1 का भी स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखें, x² - x -12 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? तुरंत हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ b, माइनस क्या है? -1 है, ये b है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ना। तो x की वैल्यू क्या लिखते थे? -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये लिखते थे ना। तो यहाँ माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस √b² 1 माइनस प्लस 12 4 जा 48 डिवाइड बाई 2। ये एक फॉर्मूला है तो इसको साइड कर दें। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 1 प्लस माइनस एक मिनट, ये 48 था ना, 7/2, मतलब x की वैल्यू क्या आई? 4 और -3 निकाल लिया। लेकिन अब सिचुएशन देखें, ये एक इक्वेशन तो सॉल्व कर ली, सेकेंड वाली भी सॉल्व कर ली, थर्ड इक्वेशन देखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लिखते हैं s² + 1 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन निकालें। आपको 5 सेकेंड दे रहे हैं, एक बार सोचिए इसका सोल्यूशन, फिर हम बताते हैं। तो आप लोग फट से क्या लिखेंगे? x² इज इक्वल टू -1। लेकिन कभी भी कोई वास्तविक संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो कभी हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। वास्तविक संख्या का जब भी हम लोग क्या करेंगे? वर्ग निकालेंगे, तो वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही ना होगा। पॉजिटिव को हम ऐसे लिखते हैं, एग्जाम में आप लोग ना लिख दीजिएगा ऐसे, पॉजिटिव PO पूरा लिखेंगे, घनात्मक शायद होता है, हाँ घनात्मक लिखेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम लोग वास्तविक संख्या लिखें तो यहाँ पे कोई वास्तविक हल नहीं मिलेगा। नहीं लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा, यहाँ कोई वास्तविक हल नहीं मिलेगा। तो अब बात आई कि
वास्तविक हल नहीं मिल रहा है। अब यही इक्वेशन अब बोलता है कि अब इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। अब इस टाइप का इक्वेशन है, वास्तविक संख्या में तो इसका हल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब और संख्या लाई जाए जिसमें इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व किया जा सके। समझ रहे हैं? और संख्या लाई जाए जिसमें इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व किया जा सके। तो अब ये सॉल्व होगा कैसे? इसी के लिए एक नई संख्या बनाई गई। क्या बनाई गई? समृद्ध संख्या, जिसके बारे में आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब ये आया कैसे? तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कैसे किया जाए। अब बोलने को तो बोल दिया कि एक नंबर और बनाएं जिसमें इस टाइप के सॉल्यूशन मिले, तो उसके लिए तो डिफाइन करने के लिए पहले तो एक आयोटा डिफाइन किया गया। इसे क्या कहते हैं? आयोटा है, लेकिन बार बार आई लिखेंगे। आई से आप लोग पढ़ेंगे। चलिए बस ऐसे लिखें, एक आई, स्मॉल आई, उसको बिंदु डिफाइन किया गया। क्या? ये सिंबल है, एक सिंबल दिया गया आई। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो ये सिंबल आई जहाँ दिखेगा आपको तो समझ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है। आई एक सिंबल लिया गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या ली गई? आई की वैल्यू √-1 दे दी गई। अब सोच रहे हो कि बस एक डेफिनेशन से क्या पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो गया? अब देखें, तो इससे अगर हम ये इक्वेशन लिखें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू √-1, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू आई। प्लस माइनस आई दोनों नहीं लेंगे, इन जनरल हम लोग चल रहे हैं, इन जनरल आई लिया जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे ना +-1 करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इन जनरल हम लोग आई लेके चल रहे हैं। यहाँ दो रूट नहीं लेके चल रहे हैं। तो अब ये देखें, अब बात आई। अब देखिए ये बस आई कैसे पूरा का पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करता है। अगर हम लिखें x² + 9 इज इक्वल टू 0, तो फिर ये क्या आएगा? x² इज इक्वल टू -9। फिर ये रियल नंबर में सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अब देखिए बस ये यही इक्वेशन, मेन इक्वेशन यही है। इसी के हेल्प से कैसे पूरा चीज़ सॉल्व हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 9 × -1। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू √9 √-1। तो क्या आएगा? +-3, और यहाँ क्या आ गया? आई। आया कि नहीं आया आई? यही चीज़ ये कहना चाह रहा है। +-3, √3 की वैल्यू +-3 दोनों साइन लेंगे। यहाँ पे भी दोनों साइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो दो सॉल्यूशन होंगे ही होंगे। स्क्वायर है तो दो सॉल्यूशन होंगे ही। +-i दोनों लिख देते हैं। चलिए लिखने को लिख देते हैं हम भी यहाँ पे भी। तो ये इस तरीके से बस ये x² = 1 से सॉल्व हो गया। आज इस क्लास में हम लोग बस बेसिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तभी पूरा चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग हो गया और एक तरह से समझ में आ गया कि सिंबल आई लिया, किसे लिया? √-1। अब उसको कहीं भी दिखे नेगेटिव ऑफ √1, तो कहीं भी नेगेटिव दिखे अंडर रूट में तो 1 अलग कर दें और बाकी को अलग कर दें और सॉल्व कर दें। तो इसी तरीके से क्या ज़रूरत पड़ी हम लोग को? क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूरत पहले ये देख लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर
आई तो डिफाइन कर दिया, अब लिखाएगा a प्लस आई बी फॉर्म में। ये फॉर्म क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखने का तरीका होता है, जिसमें a क्या है, वास्तविक भाग है, और b क्या है, काल्पनिक भाग है। या ऐसे कह सकते हैं, अगर पूछेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जैसे कहें z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्मॉल लेटर z, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, a प्लस आई बी, ये जनरल फॉर्म है। अब पूरा a प्लस आई बी नहीं लिख रहे हैं, उसको सिर्फ z से रिप्रेजेंट किए, जिसमें वही वास्तविक मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसका रियल पार्ट है और इसका ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी फॉर्म कहीं भी दिखेगा तो वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पे a और b क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। ये ध्यान रखें, a b क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, लेकिन b के आगे क्या लगा है, i लगा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, सममित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, अगर b 0 हो जाए तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, मतलब z ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। मतलब सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को c से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट है, c के अंदर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होंगे। ये बात समझ में आई। अगर b 0 कर दें, यहाँ a b तो कोई भी वास्तविक संख्या ली जा सकती है, अगर हम b 0 कर दें तो पूरी की पूरी वास्तविक संख्या आएगी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आएगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं भी समृद्ध संख्याएं हैं, लेकिन सभी समृद्ध संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ i रियल में कभी नहीं जा पाएगा। समझ में आ गया। ये एक पॉइंट था, वन वर्ड में पूछ सकता है कि कौन किसका सेट है और इसको कौन किसका सबसेट है। तो वास्तविक संख्या समृद्ध संख्या का क्या है, सबसेट है। चलिए, इतनी बात हो गई z प्लस, और नीड आपको बता ही दिया कि क्या ज़रूरत पड़ी हम लोग को समृद्ध संख्या निकालने की। तो समृद्ध संख्या निकालने की अगर इन जनरल नीड देखा जाए, इन जनरल देखा जाए तो कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इफ देखें, b² माइनस 4ac क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, 0 हो जाएगा तब तो सॉल्व हो जाएगा। अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव को हम लोग क्या लिखते हैं, लेस देन 0 हो जाए, तो क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी, रियल में नहीं सॉल्व हो पाएगी। इन जनरल हम 1 से बता दिए, जनरल बता रहे हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आएगी, लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट हमारा, उसमें कभी भी अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वास्तविक संख्याओं में। लेकिन यहाँ नेगेटिव अगर आएगी तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ किया गया है। तब कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। कब ज़रूरत पड़ी, अगर किसी भी ये अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए, मतलब b² माइनस 4ac नेगेटिव आ गया था, जब भी वहाँ पे भी देखिए -1 देखा, नेगेटिव आया, तो सॉल्व नहीं हो रहा था अंडर रूट, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। इन जनरल भी मैंने बता दिया, और मेनली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई, छोटी सी प्रॉब्लम, यहीं से सॉल्यूशन भी लिया गया और बड़े से बड़े सॉल्यूशन को निकाल दिया गया। तो अब देख लें एक बार और। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल देखें। वास्तविक संख्या कैसे लिखी जाती है, a प्लस आई बी, जहाँ पे a b क्या है, रियल नंबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं, a को 1 ले लेते हैं, 1 प्लस
2 आई पहले लिखना है, I2 यहाँ लिख दें 7 प्लस, ये तो रियल नंबर अंडर रूट 2, आगे आई लिख दें, यहाँ लिख दें 0 प्लस I5 मतलब I5 सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, 8 प्लस I9, तो ये सब क्या है, A प्लस IB फॉर्म ही तो है। तो ये सब क्या है, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका। अब यहाँ पे हम लोग A को क्या लिख सकते, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तविक पार्ट नहीं पूरा लिखते हैं, RE मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z, अगर Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, स्मॉल z, स्मॉल x, स्मॉल y, हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। तो ये क्या रियल ऑफ Z A है, एंड B को क्या लिखेंगे, IM, कैपिटल IM Z, समझ रहे हैं। जैसे अगर दिया है Z इज इक्वल टू, यहाँ देख लें 7 प्लस I अंडर रूट 2, तो इसका पूछ रहा है रियल Z क्या होगा, मीन्स इसका रियल पार्ट Z का क्या है 7 है, A की वैल्यू IM, इमेजिनरी पार्ट Z का क्या है, इमेजिनरी काल्पनिक भाग, I के साथ जो भी वैल्यू दी रहेगी तो अंडर रूट 2। समझ गए होंगे अब तक। तो कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दे दिया, मैक्सिमम सब बता दिया। अब हमें नहीं लगता कि आगे कुछ बताने की ज़रूरत है इसमें, कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, रियल नंबर उसके अंदर आता है, उसे कैसे लिखा जाता है, आयोटा की डेफिनेशन क्या है। देखो I की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ -1, ये भी नोट कर लें, कहीं कहीं ये भी करने को दे देगा, क्वेश्चन ही समझ के करें। तो I स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आपके दिमाग में करते करते याद जाएगा। अगर I टू द पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 1, I टू द पावर 8 निकालेंगे तो भी 1। तो ये क्या बताता है, I के पावर अगर 4n है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि I टू द पावर 4 1 होता है, 1 का कितना भी पावर करते जाओ हमेशा 1 होगा। अगर पूछ दिया I क्यूब की वैल्यू, तो इसको हम लोग पहले I स्क्वायर इंटू I लिखेंगे, क्योंकि I स्क्वायर की वैल्यू पता है, -1 इंटू I मतलब माइनस ऑफ I, तो I क्यूब की वैल्यू माइनस ऑफ I। इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे आप, कोई भी वैल्यू पावर पूछें, स्क्वायर वाला ये डेफिनेशन पता है, इसी को स्क्वायर क्यूब 4 जो भी निकाला है निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये मेनली I स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, I क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको याद हो जाएगा I क्यूब -1 I स्क्वायर, सॉरी I क्यूब माइनस I स्क्वायर -1। ठीक है, अब ये देखें, चलें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बुक में क्वेश्चन इस टाइप के दिए नहीं हैं आपके, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आज बेसिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज आप लोग को हम असाइनमेंट दे रहे हैं, वो असाइनमेंट हमें शाम तक आप लोग सबमिट करेंगे। ठीक है, इसीलिए क्लास छोटी ले रहे हैं हम। अगर लिख रहा है अंडर रूट -27, इसे किसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसे डिनोट करना है। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अंडर रूट -27, इसको लिखेंगे हम लोग, पहले तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, बोला था -1 अलग कर दें बस, मल्टीप्लाई बाय 27। अब देखें, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 27 लिख सकते हैं। अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा, अंडर रूट 27 की वैल्यू अंडर रूट 27 लिख देते हैं। बाकी जो लिखना होगा आगे तो प्लस माइनस करके लिखने का मन होगा तो लिख दें, प्लस माइनस इसमें क्यों लिखेंगे हम लोग, सॉरी, यहाँ सीधे से क्या होगा, इसका किसी का अंडर रूट ही नहीं आ रहा है तो क्या ज़रूरत उसको 2 भाग में डिवाइड करने से। इतना हो गया पहला। लिख रहा है 4 माइनस अंडर रूट ऑफ -5, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग को बस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के लिए आयोटा चाहिए, आयोटा के लिए अंडर रूट -1 चाहिए, वो ले लेते हैं। 4 माइनस अंडर रूट में
-1 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये देखें 4 माइनस अंडर रूट -1 अंडर रूट 5, जिसको क्या लिखेंगे 4 माइनस अंडर रूट आई की वैल्यू आई और इसकी अंडर रूट 5 लिख दिए। तो कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है आपको आ गया होगा, और किसी का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालना भी आ गया होगा। एक चीज़ और बता दें, उसके बाद एक वो करते हैं। ये देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिया हुआ है क्या a1 प्लस आई b1, और कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा दिया हुआ है a2 प्लस आई b2, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जैसे कोई भी रियल नंबर इक्वल कब होता है? जब एग्जैक्टली पहला वाला दूसरा वाला सेम हो। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो रहा है कि इसमें तो दो दो है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? तभी इक्वल होंगे रियल पार्ट z1 क्या हो, रियल पार्ट z2 के बराबर हो, एंड इमेजिनरी पार्ट z1 इमेजिनरी पार्ट z2 के बराबर हो। रियल पार्ट में क्या करते थे, बस एक इक्वलिटी लगाते थे, एक ही नंबर एक हो जाता था। लेकिन यहाँ दो अलग अलग नंबर हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे। कभी रियल पार्ट को इमेजिनरी और इमेजिनरी को रियल से कंपेयर नहीं करेंगे। ध्यान आया? तो कह सकते हैं a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2 होगा, तभी ये दोनों नंबर इक्वल कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगर कहता है 2a प्लस आई 4b एंड 2i, इसमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करें। दो इमेजिनरी नंबर हैं, ये दोनों क्या हैं, कह रहा है सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स इक्वल, या ऐसे कह दें इक्वल है दोनों, तब ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ देखते हैं, मान लो इसको z1 लिख दिया मैंने, 2 टाइम ऑफ a प्लस आई टाइम ऑफ 4b, z2 की वैल्यू 2 टाइम ऑफ i, ये हो गई। अब z1 z2 बताया था। अब यहाँ देखें, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 करना होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 करना होगा। तो यहाँ इसका रियल पार्ट क्या है, 2a, इसका रियल पार्ट क्या है, आगे इसको हम लोग 0 प्लस 2i लिख सकते हैं। रियल पार्ट इसका 0 है ना, वो चीज़ 0 को लिखा नहीं है, 0 प्लस 2i अगर लिख दें तो रियल पार्ट क्या है, 0 हुआ। तो 2a इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू 0। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, i के साथ जितनी वैल्यू है सब लिख दें, 4b, इसकी इमेजिनरी वैल्यू i के साथ, इसकी इमेजिनरी i के साथ हमारी 4b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 1/2। सॉल्व हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में रहेगा, आयोटा लगा रहेगा आई उसमें, तो उसे क्या कहेंगे, आई हमेशा प्रोनाउंस करेंगे a प्लस आई बी, a1 प्लस आई b1। तो आई यहाँ लगा रहेगा तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होती है। समझ में आया? अब यहाँ हम लोग जो कर रहे हैं, ये देखें, नोट में ध्यान दें, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अंडर रूट ऑफ -3, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर तोड़ें हम लोग -3, अगर इसको तोड़ेंगे तो यही लिखेंगे ना आप लोग, फर्स्ट से -3 लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ -3 लिख देंगे, इसको हम लोग i टाइम ऑफ अंडर रूट 3 लिख देंगे, i टाइम ऑफ अंडर रूट 3 लिख देंगे, यही ना करेंगे, i बाहर आने का i अंडर रूट -1 को, तो क्या आएगा
आई स्क्वायर 3, आई स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाला था -1 मतलब -3। लेकिन अगर हम लोग इसको ब्लैक वाले को लिखें तो ये क्या आ रहा है, √9 ही तो आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 9, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट किया। अगर दोनों मेथड से करें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो √9 इसकी वैल्यू 3 होगी। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट तोड़ें तो √-3 √-3 आई √3 मल्टीप्लाई बाई आई √3, अब उसका आई स्क्वायर 3, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये दोनों एक आंसर अलग आ रहे हैं कि नहीं, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि आप लोग ये चीज़ ध्यान नहीं दिए कि √AB इज इक्वल टू √A √B तभी होता है जब A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला केस। दूसरा केस A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और B इज लेस देन 0। तीसरा है A इज लेस देन 0, B इज ग्रेटर देन 0। समझ रहे हैं, एक बार में समझा देते हैं। या तो दोनों पॉजिटिव हों, शॉर्ट में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको ये ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा करते थे। छोटे पर करते थे आप लोग तो उतना नहीं ध्यान दिया जाता था, क्योंकि मान के चला जाता था कि पॉजिटिव वैल्यू ही दी गई है, तो अलग अलग हम लोग कर लेते थे। लेकिन अब आप लोग हायर क्लास में आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी जान गए हैं, तो अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेके चलेंगे। तो अगर ये ए बी दोनों पॉजिटिव है तब तो स्क्वायर रूट अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। या ये कहता है ये मिलके कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, समझ रहे हैं, कोई एक पॉजिटिव हो कोई एक नेगेटिव हो तो भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो तो ये रूल फेल हो जाएगा। समझ में आया, तो ये आप लोग एकदम याद कर लें, ये कॉन्सेप्ट होता है। मैथमेटिक्स में आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आगे चलेंगे एग्जामिनेशन देंगे कॉन्सेप्ट काम आएंगे, बोर्ड के नंबर काम नहीं आएंगे। कहीं भी एडमिशन लेंगे आपको ये वन वर्ड में ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको याद रहनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अंडर रूट तभी टूटेगा या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो कोई एक पॉजिटिव हो कोई एक नेगेटिव हो। यही चीज़ या तो ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, इसको एक लाइन में लिख दिया। तो आज का कॉन्सेप्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा कैसे जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाया कैसे जाएगा, ये देखा जाएगा। चलिए आज ही देख लेते हैं, समय है तो देख ही लेते हैं, क्लास छोटी करने से फ़ायदा क्या। जैसे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा देखेंगे। आज थ्योरी ही रहेगी एक तरह से, समझिए। अब इसके बाद थ्योरी बस एक क्लास और चलेगी, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन की और उसके बाद बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे। और अब 10th की तरह तो चलेगा नहीं कि बस एक मिनट क्या था, समृद्ध संख्या, ठीक है। तो अब बात आई, अब पहला तो कॉन्सेप्ट हो गया आई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आई से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन उठा कि उसे तोड़ेंगे कैसे, तो अंडर रूट तोड़ के भी लिखना सीख लिया, a + IB से लिखना सीख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात आई कि अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल भी बता दिया, अब ऐड कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योग कैसे होगा। योग करने के लिए मान लें कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z1
A1 प्लस IB1 और Z2 दिया हुआ है A2 प्लस IB2। जैसे इक्वलिटी में बोला था कि Z1 Z2 इक्वल तभी होगा जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से इक्वल हो। तो यहाँ पे रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो Z1 प्लस Z2 को डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, रियल रियल में जोड़ दिया गया, A1 प्लस A2 प्लस आइटम इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़ दिया जाएगा। हौच पौच नहीं करेंगे एक दूसरे में, समझ गए। दोनों को ऐड करना है तो क्या करना होगा, रियल रियल एक तरफ ले आ दें, इमेजिनरी एक साथ जोड़ के लिख दें, तो जो आंसर आएगा वो उसका योग का सम होगा। जैसे कह रहा है 3 प्लस I7 प्लस 4 प्लस I5, इसको ऐड करना है। ये एक समृद्ध संख्या है a प्लस IB फॉर्म में, ये भी समृद्ध संख्या है। इन दोनों का एडिशन बताएं। तो अभी बोला कि रियल रियल में ले जाएं, इसका रियल पार्ट ये, इसका रियल पार्ट ये, तो 3 प्लस 4 प्लस I टाइम इमेजिनरी पार्ट क्या करें, एक साथ ले आएं, इमेजिनरी इसका 7, इसका 5, 7 प्लस 5, तो वैल्यू क्या होगी 7 प्लस I12। ठीक है, तो आपको जोड़ना आ गया कि कैसे जोड़ा जाता है। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी प्रूफ करने को नहीं दिया है, बस समझा दिया है थोड़ा सा, तो उसको हम भी समझा देते हैं। वो देख के भी आपको लग जाएगा, उसमें प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम समझा देते हैं। पहली प्रॉपर्टी उसकी कहती है क्या, संवरक। सेट में हम लोग ये सब नाम सुन चुके हैं, सेट में हम लोग नाम सुन चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो एक सेट ही है। किस टाइप का सेट है, A प्लस IB टाइप के नंबर का सेट है। तो उसमें भी संवरक और ये सारे लॉज फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं, यही चेक करेंगे। तो संवरक क्या कहता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या होगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। संवरक मतलब दो समृद्ध संख्या, ऐसे लिख दे रहे हैं, संख्या का योग भी, यहाँ देखिए दो समृद्ध संख्या का योग किए तो जो वैल्यू आई वो भी तो एक समृद्ध संख्या ही तो आ रही है। तो दो समृद्ध संख्या का योग भी समृद्ध संख्या ही आ रही है ना, समृद्ध संख्या आ रही है। तो इसका मतलब ये संवरक क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, किसके योग के तहत। यहाँ हम लोग एडिशन चल रहे हैं तो सब कुछ प्रॉपर्टी एडिशन में ही चलेगी। तो मतलब अगर दो समृद्ध संख्या का योग करेंगे तो वो भी समृद्ध संख्या रहा है, मतलब ये क्लोजर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या है, संवरक की प्रॉपर्टी फॉलो करती है अंडर किसके, योग के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ जैसे पढ़ा था सेट में, क्या पढ़ा था, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब रिवर्स करने पर उसका वैल्यू चेंज नहीं होता था। रियल नंबर में यही पढ़ा था ना कि अंडर एडिशन में कोई दो रियल नंबर ऐड करें A प्लस बी और B प्लस ए, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो वही क्रम विनिमय लॉ होता है, नियम, क्रम विनिमय नियम होता है। तो ये चीज़ कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जब ऐड करेंगे, मान लीजिए Z1 प्लस Z2 ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या है, A प्लस IB मान लें Z1 को और Z2 को लिख दें C प्लस ID। ठीक, ये Z1 माने हैं और ये Z2 माने हैं।
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी, और यहाँ Z2 प्लस Z1 लिख देते हैं, C प्लस आई डी लिखते हैं प्लस आई A प्लस आई बी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, C प्लस A प्लस D प्लस B। तो ये क्या है, I लगा दें, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या रियल नंबर जो होती है वो तो कम्यूटेटिव होती ही है, अभी बताया। रियल नंबर तो कम्यूटेटिव होती है, सेट में पढ़े थे। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं A प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी, जो किसके बराबर है, Z1 प्लस Z2, क्योंकि ये तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव होता है, इसलिए क्रम विनिमय लॉ नियम भी कौन फॉलो करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या होगा, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, यही क्या है, क्रम विनिमय नियम कहता है। तो कहीं भी ज़रूरत होगी तो अंडर एडिशन योग के तहत Z1 प्लस Z2 को Z2 प्लस Z1 लिख सकते हैं। तीसरा कह रहा है साचर्य, साचर्य नियम। जो रियल में था वही सब लग रहा है, बस ये चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रहा है, यही ये बताने की कोशिश कर रहा है। साचर्य नियम क्या कहता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तीन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, पहले Z2 Z3 को ऐड करें फिर Z1 ऐड करें, या पहले वाले में ब्रैकेट लगा दें, बात वही होगी। ये रियल नंबर में भी यही होता था, लेकिन इसमें भी यही रूल फॉलो होगा। यही ये कहना चाह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्रम विनिमय और साचर्य नियम फॉलो करता है, यही बताना चाह रहा है ये। तो कहीं भी दिखेगा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें 4 एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या कहता है, अगर हम सेट पढ़ें तो एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि अगर A प्लस आई बी जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, समृद्ध संख्या है, समृद्ध संख्या है, ठीक है, तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी सुन लीजिए ध्यान से, अगर भूल गए हो सेट वाला। एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि अगर कोई नंबर है उसमें क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। एडिशन की बात में कर रहे हैं हम। एडिशन में अगर Z में हम लोग क्या ऐड करें कि वैल्यू इसकी, गलत बता दिया, एडिटिव इन्वर्स बता दिया हम। एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है हमें, एडिटिव मतलब योगात्मक तत्समक बताना है। योगात्मक तत्समक कहता है कि Z1 में हम लोग क्या ऐड करें, Z में हम लोग क्या ऐड करें कि इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। समझ रहे हैं, मतलब मान लें हम लोग x प्लस ऐड कर रहे हैं, क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक, इसको समझ लीजिएगा, बस ऐसे लिख देना है। ये क्या है, मान लें हम लोग कह रहे हैं C प्लस आई डी है, तो कहने का मतलब है A प्लस आई बी में अगर हम लोग C प्लस आई डी ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या हो, A प्लस आई डी ही रहे, कोई चेंजेस ना आए, इसीलिए इसका नाम है। कहीं भी आइडेंटिटी दिखेगी, एडिटिव है तो मतलब ऐड करना है, मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या ऐड करें कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो इक्वलिटी से देख लें, अगर मान लो हम लोग कह रहे हैं कि C प्लस आई डी ऐड कर रहे हैं, तो A प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी, इसकी वैल्यू A प्लस आई बी ही आनी चाहिए। तो ये इक्वलिटी से देखें, A प्लस सी की वैल्यू A ही आए, B प्लस डी की वैल्यू B आए, मतलब क्या कहता है, C 0 होना चाहिए और D 0 होना चाहिए। तो 0 प्लस आई 0 किसी में ऐड करें जिसे हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल 0।
वो नहीं लिखा आप लोग को, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। ए प्लस आई बी में मान लें हम लोग सी प्लस आई डी ऐड किए और उसकी वैल्यू सेम रह जाए, यही कहना चाह रहा है। तो सी प्लस आई डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ए प्लस सी इमेजिनरी इमेजिनरी, रियल रियल कर दिया। सी की वैल्यू 0 होगी, डी की वैल्यू 0 होगी, बी भी कट गया, तो मतलब 0 प्लस आई बी आ रही है, जिसको हम लोग सिंपल 0 ही लिख देते हैं। 0 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो 0 प्लस आई 0, वैल्यू वही 0 ही हुई। तो मतलब किसी भी समृद्ध संख्या में अगर 0 ऐड करें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो वही उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ऐसे पढ़ाना है तो समझाना है तो समझा दे रहे हैं। वैल्यू इसकी है, ये पूछ सकता है। योगात्मक प्रतिलोम जो हम अभी बता रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे। इन्वर्स मतलब इन्वर्स ये कहता है, अगर सेट में जाएं तो क्या कहता है, किसी का इन्वर्स क्या होता है, उसमें क्या ऐड करेंगी, 0 आ जाए। तो मान लें किसी नंबर में अगर दिया हुआ है a प्लस आई बी जेड, कोई नंबर दिया हुआ है, उसमें हम लोग क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। मतलब a प्लस आई बी में हम लोग ऐसा क्या ऐड करें कि यहाँ 0 आ जाए। मान लें हम लोग कह रहे हैं c प्लस आई डी ऐड कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब a प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ जाए। 0 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 0 प्लस आई 0 अभी बताया। इससे क्या पता चलता है, a प्लस सी की वैल्यू 0, b प्लस डी की वैल्यू 0, मतलब c की वैल्यू माइनस टाइम ऑफ a, d की वैल्यू माइनस टाइम ऑफ b। तो वो जो वैल्यू आई c प्लस आई डी, वो क्या आई, माइनस a माइनस आई बी, मतलब माइनस टाइम ऑफ जेड ही तो आ रही है। समझाने के लिए बता दिया। तो योगात्मक इन्वर्स क्या होगा, क्या नंबर, किसी भी नंबर में, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका नेगेटिव करके z ऐड कर दे तो वैल्यू तो 0 ही आएगी। एक सिंपल सा यही कहना चाह रहा था। उसको इतना लंबा समझाने की कोशिश किया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में बताना पड़ेगा। रियल रहता तो सीधे बता देते, लेकिन रियल में ऐड करके बता दिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका नेगेटिव के साथ जो करेंगे तो क्या आएगा, वो उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम की डेफिनेशन याद कर लेंगे तो डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन में अभी आगे भी पढ़ना है, योगात्मक का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का। तो इन्वर्स की डेफिनेशन याद रख लें। इन्वर्स कहता है कि उस नंबर में क्या, जो चीज़ दिया हुआ है वही चीज़ करना होगा। योगात्मक दिया है तो क्या योग करें कि वो आंसर 0 आए। ठीक है, तो क्या योग करें, उसका नेगेटिव योग कर दें, नेगेटिव ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो यही इसका 0 कह रहा है, जैसे कह रहा है। क्वेश्चन देख लें एक, उसके बाद नहीं वीडियो, चलिए देख लेते हैं। अगर 4 प्लस आई 3 दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। कौन सा, एडिटिव। ऊपर से देख लें, हिंदी भी लिख दिया, एडिटिव इन्वर्स। तो z अगर है, z का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ऑफ z होगा, क्योंकि माइनस ऐड कर देंगे इसमें तो 0 आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -4 माइनस आई 3, सिंपल 1 लाइन। तो एडिशन में इन्वर्स पूछता भी नहीं है, क्योंकि सिंपल पता है कि माइनस लगा के लिख दे रहा है इंसान। तो चलिए यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। जो शीट दिए हैं वो शाम तक आप लोग सबमिट करेंगे। शीट को पेज में करके फ़ोटो खींच के हमें सेंड करेंगे।